अगला जो पॉइंट है अपना वो है मानव में अन्य उत्सर्जी अंग। तो मनुष्य के अंदर मुख्य उत्सर्जी अंग है वो तो वर्कक थे, सहायक उत्सर्जी अंग वो पड़े थे, वर्कक से निकलने वाली एक जोड़ी मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, जिनका मुख्य कार्य होता है यूरिया का उत्सर्जन, यूरिया को शरीर से बाहर निकालने का। इसके अलावा भी मनुष्य में कई यूरिया के अलावा भी मनुष्य में कई अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं और उनको भी शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। तो उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए त्वचा में उत्सर्जन तंत्र के अलावा अन्य अंग भी पाए जाते हैं और ये अंग भी उत्सर्जन में सहायक होते हैं। ठीक है, तो इन अंगों को अन्य उत्सर्जी अंग में लिया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। तो मानव में अन्य उत्सर्जी अंग एक नंबर है त्वचा। पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे? त्वचा। त्वचा के द्वारा पसीने का उत्सर्जन किया जाता है। हमारी त्वचा है, इस त्वचा के द्वारा पसीना है वो शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक, पसीने में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि होते हैं और पसीने के अंदर उत्सर्जी पदार्थ के रूप में कुछ मात्रा में, थोड़ी मात्रा में यूरिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जल होता है। ठीक है, तो ये पहला उत्सर्जी अंग है वो हो गया त्वचा। जो दूसरा उत्सर्जी अंग है अन्य उत्सर्जी अंगों में वो है फेफड़े। दूसरा है फेफड़े। फेफड़ों के द्वारा उच्चवसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित की जाती है। तो उच्चवसन की जब क्रिया होती है, हमने श्वसन तंत्र में पढ़ा था कि श्वसन की क्रिया भी दो भागों में होती है, निःश्वसन और उच्चवसन। उच्चवसन में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एक अपशिष्ट पदार्थ है और इस अपशिष्ट पदार्थ को भी शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो अन्य उत्सर्जी अंग में 2 नंबर हो गए फेफड़े। इसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, दूसरा हो गया। अब अगला जो तीसरा अन्य उत्सर्जी में है वो है यकृत। 3 नंबर पॉइंट है यकृत, लीवर। देखो, इसके द्वारा अत्यधिक मात्रा में उपस्थित पोषक पदार्थ को पहले अमोनिया में फिर अमोनिया से यूरिया में परिवर्तित किया जाता है। यह क्रिया पित्त लवण द्वारा की जाती है। तो पहले इसके द्वारा है अमोनिया को इसके द्वारा क्या होगा, अमोनिया को में पहले पोषक पदार्थ को अमोनिया में बदलेंगे, फिर अमोनिया को से यूरिया में बदलेंगे और ये क्रिया है वो पूरी पित्त लवण के द्वारा की जाती है। तो उत्सर्जन में अन्य सहायक अंग है वो यकृत। तो 3 अंग है वो पढ़े हैं हमने, त्वचा, फेफड़े और यकृत। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है उत्सर्जन संबंधी रोग। उत्सर्जन संबंधी रोग। देखो, उत्सर्जन संबंधी रोग कौन कौन से हैं? सबसे पहला रोग है यूरेमिया। यूरेमिया रोग क्या होता है? जब रक्त में यूरिया की मात्रा 10 से 30 मिलीग्राम प्रति 100 ml हो जाती है तो यह अवस्था यूरेमिया कहलाती है। अगर इसका शीघ्र उपचार नहीं किया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यूरेमिया रोग है ये क्या है? देखो, जब रक्त के अंदर यूरिया की मात्रा है वो 10 से 30 मिलीग्राम प्रति 100 ml हो जाए, यानी हर 100 ml के रक्त के अंदर 10 से 30 ग्राम यूरिया उपस्थित हो,
यानी यूरिया की मात्रा है वो शरीर के अंदर, रक्त के अंदर बढ़ जाए। यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या बोलते हैं? यूरेमिया बोलते हैं। तो जब रक्त में यूरिया की मात्रा है वो 10 से 30 मिलीग्राम प्रति 100 ml में हो जाती है तो यह अवस्था है वो यूरेमिया कहलाती है। और इसका अगर शीघ्र जल्दी उपचार नहीं करवाया जाता है यूरेमिया का तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की। तो ये रोग हो गया पहला, यूरेमिया। ठीक है, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ना ही क्या कहलाता है? यूरेमिया। जो दूसरा रोग है अगला वो है गाउट। पहला यूरेमिया है, दूसरा है गाउट। गाउट क्या कौन सा रोग होता है? देखो, इम्पोर्टेंट है गाउट रोग। यह एक आनुवांशिक रोग है। गाउट है वह एक आनुवांशिक रोग है। गाउट एक आनुवांशिक रोग होता है। आनुवांशिक रोग किसे कहते हैं? वे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लक्षण भी होते हैं, वो आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। लेकिन जब रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई रोग चला जाता है तो ऐसे रोग आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। जैसे कोई अगर माता पिता में कोई रोग है और वही रोग अगर बच्चों में हो गया उनके, तो इसका मतलब क्या है कि वह रोग है वो जो आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, तो गाउट है वो है एक आनुवांशिक रोग है। इसमें होता क्या है? देखो, इसमें रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है। तो रुधिर में यूरिक अम्ल है उसकी मात्रा वो बढ़ जाती है। यह यूरिक अम्ल वृक्क के ऊतकों में जमा हो जाता है। यह रोग निर्जलीकरण एवं उपवास से बढ़ता है। यह रोग है वो निर्जलीकरण और उपवास से, यानी जल सही मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में न पीने के कारण, व्रत वगैरह करते हैं, उपवास बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा उपवास करते हैं तो गाउट रोग होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। ठीक है, होता क्या है? इसमें रुधिर के अंदर यूरिक अम्ल है वो अधिक मात्रा में आ जाएगा, यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में बन जाएगा। ठीक है, और यह यूरिक अम्ल जो किडनी वृक्कों के ऊतकों में जमा होता रहता है। तो यह रोग है वो कौन सा है? गाउट। आनुवांशिक रोग है गाउट। ठीक है, तो दो रोग पढ़ लिए, यूरेमिया और गाउट। तीसरा और जो रोग है वो इम्पोर्टेंट रोग है। इस रोग का नाम है वृक्क पथरी। ठीक है, किडनी स्टोन, वृक्क पथरी। ये रोग क्या होता है? देखो, यह सामान्यतः पेल्विस में यूरिक अम्ल के क्रिस्टल के कण, वापिस देखो, यह सामान्यतः पेल्विस में यूरिक अम्ल के क्रिस्टल, पेल्विक में है ना, पेल्विक भाग कौन सा पढ़ा था हमने? जहाँ से मूत्रवाहिनी अंदर वृक्क से जुड़ी होती है, वो उभारनुमा कीटनुमा आकृति होती है, उस भाग को पेल्विक बोलते हैं। तो वहाँ वृक्क के अंदर पेल्विस वाले भाग है, उस पेल्विस वाले भाग के अंदर यूरिक अम्ल के क्रिस्टल बन जाते हैं, कैल्शियम के कण आ जाते हैं, फास्फोरस के लवण हैं इत्यादि के कारण बनती है। इनके कारण फास्फोरस के लवण है, कैल्शियम के कण हैं, यूरिक अम्ल के कण हैं, इनके कारण यूरिक अम्ल क्रिस्टल है, इनके कारण जो पथरी है वो बन जाती है। इसके कारण किडनी में अत्यधिक दर्द होता है और इस जो पथरी है, इस पथरी बनने के कारण किडनी के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द है वो होता है तथा मूत्र त्यागने में कठिनाई उत्पन्न होती है। और मूत्र त्यागने के अंदर कठिनाई है वह उत्पन्न होती है वृक्क पथरी के रोग के अंदर। नेक्स्ट जो अगला रोग है उस रोग का नाम है ब्राइट का रोग या नेफ्राइटिस। ब्राइट का रोग या नेफ्राइटिस। तीन रोग पढ़ लिए, यूरेमिया, पहला रोग यूरेमिया,
दूसरा गाउट, तीसरा वृक्क पथरी, चौथा रोग है ब्राइट का रोग या नेफ्राइटिस। ब्राइट का रोग या नेफ्राइटिस रोग क्या होता है? देखो, यह रोग कोशिका गुच्छ में स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के संक्रमण के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यह एक संक्रमण के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है। ठीक है, ब्राइट का रोग या नेफ्राइटिस, और ये किसके कारण होता है? स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के संक्रमण के कारण। ठीक है, ब्राइट का रोग या नेफ्राइटिस एक संक्रमण के कारण होने वाला रोग है, और यह जो कोशिका गुच्छ है, कोशिका गुच्छ किसको बोलते हैं? ग्लोमेरुलस को। जो बोमेन संपुट वाला भाग होता है उसके अंदर अपवाही और अभिवाही धमनियां जाकर एक गुच्छा बना लेती है, उस गुच्छे को कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो इस ग्लोमेरुलस के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के संक्रमण के कारण यह रोग है वह उत्पन्न होता है, जिससे कोशिका गुच्छ में सूजन आ जाता है। देखो, संक्रमण के कारण उत्पन्न होता है जिससे कोशिका गुच्छ में सूजन आ जाता है, और इस जीवाणु के कोशिका गुच्छ में संक्रमण के कारण कोशिका गुच्छ है उसके अंदर सूजन आ जाता है, वो सूज जाता है। इस रोग का इलाज नहीं होने पर ऊतकों में सन्निहित तरल जमा हो जाता है। अगर इस रोग का इलाज नहीं हुआ तो नहीं होने पर जो ऊतक है वृक्क के अंदर, उनके अंदर जो सन्निहित भाग है रक्त का, वो तरल है, वो जमा हो जाता है, जिससे टांगे फूल जाती है, और इसके कारण टांगे हैं, सन्निहित भाग है, वो बाहर निकल पाएगा, यूरिया वगैरह है, और इस नहीं निकलने के कारण टांगे हैं वो फूल जाएगी, जिसे ड्रोफी रोग कहते हैं। और टांगे फूलना यूरेमिया की जो कोशिका गुच्छ है इसमें सूजन आने के कारण इस रोग को ड्रोफी रोग है वो भी कहा जाता है। इस रोग का दूसरा नाम क्या है? ड्रोफी रोग। अगला जो रोग है वो है ग्लाइकोयूरिया। ग्लाइकोयूरिया ग्लाइकोयूरिया रोग क्या होता है? देखो, मूत्र में शर्करा की उपस्थिति ग्लाइकोयूरिया कहलाती है। अब मूत्र में शर्करा कितनी मात्रा में उपस्थित है, इस शर्करा की उपस्थिति है उसको ग्लाइकोयूरिया कहते हैं। मूत्र में शर्करा की उपस्थिति ग्लाइकोयूरिया कहलाती है। इसमें इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है। इसे डायबिटीज मिलेटस भी कहते हैं। और अगर मूत्र में जो ग्लूकोज की मात्रा है, शर्करा की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा उपस्थित होती है तो इसे डायबिटीज मिलेटस भी कहा जाता है।